ये प्रैक्टिस सेट 2 का मैथ सेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। 8 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या है, ठीक। अब इधर ध्यान दीजिए, मैथ सेक्शन है। 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है 8 बार 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह है 8 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। और 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 बार 1 लिखेंगे और 6 बार 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है। 7 अंकों की छोटी संख्या कितना हो रहा है, 10 लाख, ठीक। और 8 अंकों की बड़ी संख्या कितना बन रहा है, 9,99,99,999। अब दोनों का क्या पूछा है, योग, तो दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस 8 कर देंगे दोनों को, ठीक। तो ये 9 9 9 9 9 9 10 कैरी 1 10, ठीक। पीछे से 3 अंकों के बाद कॉमा, फिर 2 अंकों के बाद ऐसे कॉमा करते हैं। तो 10 करोड़ 10,99,999, ठीक है। कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो देखो सभी में लगभग ऐसी है, लेकिन कन्फ्यूज़न वाला भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखो 1 के बाद 2 जीरो दिखाई देगा, तो 1 के बाद 2 जीरो यहाँ दिखाई दे रहा है ना। बाकी इसमें तो 3 जीरो है, इसमें 1 जीरो है, इसमें भी 1 जीरो, तो सीधी सी बात है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42। 51, 85 और 153 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, एक ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो 51 को भी डिवाइड करे, 85 को भी डिवाइड करे और 153 को भी डिवाइड करे। तो इसका आंसर बताने के 2 तरीके हैं, या तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन लो, बड़ा सा बड़ा नंबर ना, तो सबसे बड़ा जैसे 51 है, और 51 यदि ये तीनों को डिवाइड करेगा तो यहाँ भी ऑप्शन सही हो जाएगा। डायरेक्ट आपको महत्तम समापवर्तक निकालना नहीं पड़ेगा, जब उसका आप मीनिंग समझते हो तब। महत्तम समापवर्तक का क्या मतलब होता है, एक ऐसी बड़ी सी बड़ी नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे, वही इन तीनों का महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो उस आधार पर यह भी हम सोच सकते हैं, 4 ऑप्शन में से जो बड़ा नंबर है वह इन तीनों को डिवाइड करेगा तो महत्तम समापवर्तक। मान लो ये डिवाइड नहीं करेगा 51, तो अगला बड़ा नंबर क्या है, 32। ये भी डिवाइड नहीं करेगा तो अगला बड़ा नंबर क्या है, 27, ठीक। और जब तीनों नहीं करेगा तब तो 1 से होगा ही, ठीक। लेकिन हम महत्तम समापवर्तक निकालने के तरीके को भी ध्यान में रखकर इसका आंसर देंगे। तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो 51 तीनों में छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर है 51, तो 51 का टेबल कितने बार पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़कर देखते हैं। 3 एकम 3 और 3 पंचे 15 आ गया, 3 बार में, 3 बार में यही नंबर आ गया, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, जब हम डिवीजन करते हैं तो भागफल को आंसर मानते हैं, लेकिन जब बात होता है महत्तम समापवर्तक का, तो जो भाजक संख्या है इसी को ही महत्तम समापवर्तक मानते हैं। तो मतलब 51 और 153 इन दोनों में महत्तम समापवर्तक क्या आया, 51। अब अभी जो महत्तम समापवर्तक मिला ये नंबर और बचा हुआ नंबर में फिर से निकालोगे, ठीक है। तो 85 और 51 इन दोनों में अब निकालोगे। 85 बड़ा था इसलिए अंदर रखे, 51 से डिवाइड करेंगे, तो इसका टेबल 1 टाइम ही पढ़ेंगे। 51 1 जा 51, माइनस करेंगे तो 4, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3, ठीक। और जैसे ही रिमाइंडर नंबर भाजक संख्या से छोटा हो जाएगा, तो भाजक संख्या को भाज्य बनाना है, ठीक। और 34 का टेबल हम पढ़ेंगे 1 टाइम। अब
फिर माइनस करोगे 1 बन जाएगा 11, 11 माइनस 4 7, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 4, 4 माइनस 3 1, ठीक, और 34 भाज्य बन जाएगा, ठीक। तो 17 दूनी होता है 34, ठीक। तो फाइनली भाजक संख्या कौन सा बना? फाइनली भाजक संख्या 17 बना। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, 56 करोड़ 95 लाख 8,007 को लिखा जाता है। देखो एक चीज़ गणित में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसके शब्दों को समझना, सेंटेंस को। यदि आप उसके कहने के मतलब कोई समझ लिए तो पूरा सॉल्यूशन वहीं पर हो जाता है। 56 करोड़ 95 लाख 8,007, ठीक। तो हिंदी क्रम में संख्या को पढ़ना भी जानना आवश्यक है। कई लोग अंग्रेजी वाला बस जानते हैं, जैसे 56 करोड़ 56 करोड़ है ना, ऐसे बस पढ़ना जानते हैं कई लोग। 95 लाख, ठीक है, 95 लाख को कितना पढ़ते हैं? 95 लाख। तो ऐसे वाले जानते हैं, तो हिंदी वाला भी जानना है, ठीक है। तो यदि आप इसको लिखते हो 56 करोड़ तो ऐसे लिखोगे और उसके बाद कॉमा जाएगा, और उसके बाद 95 लाख तो 95 लिखकर फिर कॉमा करोगे, क्योंकि ये भी 2 अंकों के बाद रहेगा। उसके बाद क्या बोला है? 8,007 बोला है, ठीक है, 8,007। तो देखो हजार में भी 2 जगह होता है ना, तो एक 0 रहेगा और एक 8 रहेगा, तब ये बनेगा 8,000। ये हो गया हजार के लिए जगह। उसके बाद क्या बोला है? 7 बोला है, तो सैकड़े के जगह 0 रहेगा, दहाई के जगह भी 0 रहेगा, और इकाई में आ जाएगा 7। ये है 56 करोड़ 95 लाख 8,007। अब ढूंढो ये कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है? सी में है, यस सी में है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? जो सही है उसे बताना है। ऑप्शन ए में आ जाओ, 2 किलोमीटर और 700 मीटर, ये दोनों 2,700 मीटर के बराबर है बोला गया है। तो क्या ये सही है? देखो किलोमीटर को बराबर किस में दिया है? मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर, तो 2 किलो में 2,000 मीटर हो जाएगा। और ये तो ऑलरेडी मीटर में ही है, तो 700 मीटर का 700 मीटर। अब दोनों को ऐड कर दो, 0072, तो 27 मीटर बना। तो ऑप्शन ए सही है। 45 में आ जाओ। एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:35 बजे चली। ये कौन सा समय है? सुबह का, याद रखना। और आगरा रात 8:35 बजे पहुंची। ये रात्रि का समय है। आप बताइए कि बस ने आगरा पहुंचने में कितना समय लिया। ठीक है, बस ने आगरा पहुंचने में कितना समय लिया आपको बताना है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है 3 घंटे, 13 घंटे, 35 घंटे और 15 घंटे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, आपको एक समय इंडिकेटर के रूप में रखना है। ठीक है, एक समय सूचक के रूप में, कि जो समय दिया है उसमें से कौन दिन के 12 बजे के पहले की समय है और दिन के 12 बजे की बाद के समय। ठीक, तो ये वाला सुबह है, ये दिन के 12 बजे की पहली वाली समय है, 5:35। यह है सुबह का समय। ठीक, और ये जो है रात का समय है, मतलब ये दिन के 12 बजे की बाद वाली समय है, रात का 8:35। ठीक, तो यहाँ करना क्या है, जब भी 2 घड़ी समय दिया जाता है और पूछा जाता है कितना समय हुआ,
है ना, घंटा में पूछ रहा है, तो दोनों समय के बीच में अंतर निकाला जाता है, एक दूसरे को घटाया जाता है। तो यदि आप इस नंबर में रखकर इसको घटाओगे तो भी आपको ऑप्शन में आंसर मिलेगा। देखो 5.35, ये तो एक जैसा नंबर है, घट जाएगा 0 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3, और देखो 3 घंटा दिखाई दे रहा है। और कई बच्चे इसको बनाकर खुश हो जाएंगे, मैंने आंसर निकाल लिया कहकर, जबकि ये ऑप्शन गलत है। देखो जब भी दिन की 12 बजे के बाद वाली समय है तो उसको 24 घंटे के टाइम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 12 के बाद बजेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बजे तक है, तो 8 बजे तक हम पहुंच गए, ठीक। तो अब 24 घंटे के टाइम में हम 1 को 1 न पढ़कर 13 पढ़ेंगे, तो इसको 14 15 16 17 18 19 20, तो जो 8:35 हुआ है 24 घंटे के टाइम में उसे लिखेंगे 20:35, और जो दिन के 12 बजे की पहली वाली समय है वो सेम रहेगा, और उसी नंबर को अब इसमें क्या करोगे माइनस, ठीक। तो एक जैसा नंबर है, ये तो 0 हो जाएगा, और 20 में 5 घटाएंगे तो 15, आंसर आया 15 घंटे। ये है सही आंसर, और ऑप्शन डी में है। अब देखो इस पर कई बच्चों ने, मैं सच बोल रहा हूँ, शुरू जिस तरीके से बनाया था उसी तरीके से बनाकर 3 घंटे लाए होंगे आंसर, और उस तरीके से भी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसलिए तरीका को समझना है, जो अभी बताया हूँ उस चीज़ को समझना है। 46, वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री हो वह क्या कहलाता है? वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री हो क्या कहलाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ सकते हैं, वैसे इसका आंसर है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समझा रहा हूँ क्या है समबाहु त्रिभुज। जैसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री, तो कोण यहाँ पर बनेगा, 2 लाइन जहाँ एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसके बीच में जो 2 लाइनों के बीच जो झुकाव है उसे हम कोण कहते हैं। तो एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो 3 कोण बनेगा, और तीनों कोण एक बराबर है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक। तो यदि कोई त्रिभुज का तीनों कोने का कोण एक जैसा है उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, याद रखना। और यही दूसरे तरीके से ये पूछ सकता है, यदि कोण के जगह इसका साइड का माप दे दिया है, मान लेते हैं कि इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ठीक, और दूसरा साइड भी इसका 5 सेंटीमीटर है, और तीसरा साइड भी इसका 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यदि तीनों कोण एक बराबर है तो भी समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, या तीनों का जो साइड एक बराबर है, त्रिभुज के तीनों साइड एक बराबर है तो भी समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो तीनों साइड एक बराबर है बोले, या प्रत्येक कोण एक बराबर है बोले, उसका मतलब है समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाओ। एक आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है? 90 डिग्री से अधिक होता है, बी 90 डिग्री से कम होता है, सी 90 डिग्री के बराबर होता है, डी 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से अधिक होता है, ठीक। देखो समझना है, मान लो ये है एक आयताकार आकृति, ठीक है, ये है आयताकार आकृति। तो आयताकार आकृति में इसके 4 जगह पर कोण बनेगा, यहाँ पर जितने कोने हैं उतने जगह पर क्या बनेगा? कोण, ठीक। तो आयताकार आकृति हो या वर्गाकार आकृति हो, उसके कोने में जो बनने वाला कोण है वह 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यदि हम चांदे को यहाँ रखेंगे तो ये सिद्ध में 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ रखेंगे तो 90 डिग्री सीध इधर हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 90 डिग्री इधर, और यहाँ रखेंगे तो 90 डिग्री सीधा ऊपर। ठीक, तो वर्ग हो या आयत, ठीक, उसमें जो कोण बनता है वह 90 डिग्री होता है। तो यहाँ आयत के लिए पूछा गया था, है ना, तो ऑप्शन सी 90 डिग्री के बराबर होता है, ऑप्शन सी आएगा आंसर। ठीक है, तो 47 में आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री, और वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होगा 90 डिग्री। वर्ग या आयत दोनों का प्रत्येक कोण कितना होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित पिक्टोग्राफ एक स्कूल के अध्यापकों द्वारा पसंद किए जाने वाले कपड़ों के रंगों को दर्शाता है। तो देखो यहाँ पर पिक्टोग्राफ में क्या क्या दिया है। एक तरफ है कपड़े का रंग नीला, हरा, लाल, सफ़ेद, और यहाँ दिया है अध्यापकों की संख्या। तो यहाँ पर एक इमोजी दिया है, एक इमोजी का मतलब है 10 अध्यापक। ठीक है, और यहाँ पता क्या करना है, अध्यापकों द्वारा पसंद किए जाने वाले कपड़ों के रंग बताना है। तो क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, ज्ञात कीजिए कितने अध्यापक लाल रंग के कपड़े पसंद करते हैं। लाल रंग के कपड़े कितने अध्यापक पसंद करते हैं, बस यही बताना है। तो लाल रंग में आ जाओ, ये है लाल रंग। एक इमोजी कितने अध्यापक को बताता है 10। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पिक्टोग्राफ में ये, कभी भी ऐसे इमोजी देगा तो एक इमोजी का कुछ अलग मतलब होता है, इसी को पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इमोजी का मतलब है 10 अध्यापक। तो लाल रंग में कितने इमोजी है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 6 × 10 कीजिए 60, और 60 ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 49, एक मोटर बाइक 5 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर यात्रा पूरी करती है। यदि यह 1.5 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी, यह 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो मोटर बाइक मतलब बाइक से है। ठीक, यदि 5 लीटर उसने पेट्रोल भरा है अपने बाइक में, तो उस 5 लीटर बाइक की सहायता से वह इतना किलोमीटर 220 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कि 1 लीटर में वह कितना दूरी तय कर रहा है, तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि 1.5 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी दूरी तय करेगा, दूरी बताना है। तो क्या करोगे, दूरी बताने के लिए सबसे पहले यहाँ लोगे कि 5 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर की दूरी तय किया गया। तो हम क्या करेंगे कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर दूरी तय कर रहा है वह जानने के लिए कुल दूरी में जितना लीटर पेट्रोल भराए हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ सकते हैं अभी यहाँ पर 4 टाइम। ठीक, और 4 टाइम हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, माइनस करेंगे फिर से कितना 4। ठीक, तो जब हम 5 से 220 में डिवाइड किए तो ये जो 44 आया ये क्या है बताओ, ये किलोमीटर है। ये क्या है, किलोमीटर। 44 किलोमीटर चल रहा है 1 लीटर पेट्रोल से। तो 1 लीटर पेट्रोल से कितना दूरी तय कर रहा है 44 किलोमीटर। याद रखो किसको किस में डिवाइड करना है। देखो पेट्रोल से चली गई दूरी में, कुल पेट्रोल से कुल चली गई दूरी में डिवाइड करोगे तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय किया जा रहा है। ठीक, अर्थात यहाँ पर जो गाड़ी का चाल है 44 ये किलोमीटर पर लीटर हो रहा है। ठीक, अर्थात 1 लीटर में 44 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब कितना लीटर पेट्रोल है, 1.5 लीटर पेट्रोल है।
तो यहाँ पॉइंट के पहले 1 है, उसका मतलब क्या है 1 लीटर। 1 लीटर तो 1 लीटर में इतना ही चलेगा 44 किलोमीटर। और यहाँ पर है 0.5, 0.5 का मतलब क्या है आधा लीटर। 0.5 का मतलब क्या है आधा लीटर। ठीक, तो 1 लीटर में इतना, तो आधा लीटर में 0.5 लीटर में इसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा 22। ठीक, तो इसको जोड़ देंगे तो 1.5 लीटर ये हो गया, और इसको जोड़ देंगे तो 66 किलोमीटर हो गया। आ रहा है समझ में ये? हाँ, और यदि ऐसा नहीं लिखोगे तो एक और तरीका है इसका आंसर लाने का। इधर ध्यान दो, इसका एक और तरीका है आंसर लाने का। देखो 1 लीटर में कितना दूरी तय करता है 220/5, ये है 1 लीटर का दूरी। ठीक है, 1 लीटर में चली गई दूरी कितना है 220/5। ठीक, तो 1.5 में कितना दूरी तय करेगा यह जानना है, तो क्या करो उसी से मल्टीप्लाई कर दो। ये है 1.5, तो पॉइंट को भी फ्रैक्शन में चेंज कर दो क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये 15 बन जाएगा, और पॉइंट हटाए हैं तो उसके बदले हम नीचे में क्या लिखेंगे 10। पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो 1 0 और 1 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर दो। 5 के पहाड़ा में 15 आया 3 बार में, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ऊपर में क्या बच गया 22। तो 22 × 3 66 आंसर। ठीक, अर्थात 1.5 लीटर में वह दूरी तय करेगा 66 किलोमीटर। चलो यहाँ 50 में आ जाओ। कोई दुकानदार 5 दर्जन आम 90 रुपये में खरीदता है, तो 150 आम की कीमत क्या होगी? ध्यान दो, कितने दर्जन आम की बात हो रहा है 5 दर्जन। ठीक है, 5 दर्जन आम के लिए कितना कीमत दिया जा रहा है 90 रुपया। ठीक, तो यहाँ पर 90 रुपये जो कीमत है वह कितने आम का है? तो यहाँ पर एक आम का कीमत पहले हम पता करेंगे। एक आम का कीमत पता करने के लिए क्या करेंगे, आम की संख्या से इस रुपये में हम डिवाइड करेंगे। तो आम कितना है 5 दर्जन, तो 1 दर्जन में होता है 12, 5 दर्जन है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पंचे 60, अर्थात 60 एक आम का कीमत बराबर हो जाएगा 90/60। ठीक, अब पूछ रहा है 150 आम का कीमत कितना होगा, तो 150 का इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर का नंबर हो जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल करो, या फिर ये, चलो हम इससे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब 3 से फिर दोनों कैंसिल हो जाएगा। 3 से ये दोनों कर सकते हो या फिर इन दोनों को, तो 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। ठीक है, अब 2 से 90 डिवाइड हो जाएगा कितने बार में 45 बार में, और मल्टीप्लाई क्या बचा है 5, तो 5 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, तो 150 आम का कीमत कितना पड़ेगा 225 रुपया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तथा उसकी परिमिति 32 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक, देखो यहाँ पर पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल। किसका पूछ रहा है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब दोनों चीज़ हमें पता नहीं है, दोनों चीज़ हमें पता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ पता है आयताकार आकृति का, वह है इसका परिमाप। यहाँ पर आयत का परिमाप
बराबर दिया है कितना है 32 मीटर। आयत का परिमाप कितना दिया है 32 मीटर। ठीक, आयत का परिमाप दे रखा है 32 मीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में किस प्रकार का तर्क रखा गया है, देखो ना तो हमें लंबाई पता है और ना ही चौड़ाई, तो दोनों को एक दूसरे से कैसे रिलेट करना है। क्या बोला है, ये जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है। मान लो चौड़ाई 2 है तो 2 में 3 का गुणा कर दोगे तो 6 हो जाएगा लंबाई। ठीक, तो अभी हमें पता नहीं है तो हम 2, 3, 5 ऐसा कुछ भी नहीं मान सकते हैं। इसको क्या करोगे, माना कि चौड़ाई इसका 1 मीटर है। ठीक, तब लंबाई कितना होगा, तो चौड़ाई का लंबाई 3 गुना है, तो चौड़ाई का लिखो 3 x। चौड़ाई को हम क्या लिखेंगे x, क्योंकि चौड़ाई क्या है x। चौड़ाई का 3 गुना है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हम लिखते हैं इसे 3x। तो ये है चौड़ाई और ये है लंबाई। अब लंबाई और चौड़ाई परिमाप में शामिल होता है। ठीक है, तो परिमाप का वैल्यू दे रखा है तो परिमाप से ही ये सॉल्व होगा। अब परिमाप का फार्मूला ऐसा है, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यही है इसका फार्मूला। अब ये क्या है परिमाप, तो परिमाप का जब वैल्यू पहले से निकाल कर रख दिया है तो परिमाप को हटाकर परिमाप के वैल्यू को रखना है। जैसे ये देखो परिमाप बराबर 32 मीटर दिया है, तो परिमाप को हटाकर इसका जो 32 मीटर वैल्यू दिया है उसी को यहाँ पर रखो। ठीक, बराबर यहाँ 2 का 2 रखो। और ये लंबाई, तो लंबाई को हमने माना है 3x, यहाँ लिखो 3x, प्लस चौड़ाई को हमने माना है x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x लिखेंगे। अब इसी समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। देखो बराबर के बाद यहाँ 2 है और बराबर के पहले में यहाँ पर 32 है, तो 2 से इसमें डिवाइड भी कर सकते हो और नहीं करोगे तो भी बन जाएगा। तो डिवाइड ही कर लेते हैं। अभी 2 से इसमें आप डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 16। अब इस तरफ क्या बच जाएगा 3x प्लस x, तो 3x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे x, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x के गुणांक 4 नीचे आएगा हमेशा। जिसके साथ x जुड़ा रहेगा वह नंबर नीचे आ जाता है और ये x का वैल्यू ज्ञात करेंगे इसलिए ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ 16 में हम डिवाइड करेंगे तो x बराबर क्या आया 4। x बराबर क्या आया 4। और हमने यहाँ पर क्या माना था, x को हमने माना था चौड़ाई। x को क्या माना था चौड़ाई, तो चौड़ाई का मान आया 4। तो x को हटा दो 4 लिखो, 4 दिया 12। चौड़ाई के बाद लंबाई कितना आया 12 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल पूछा था तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई इसका आया 12 मीटर, चौड़ाई आया 4 मीटर, तो 12 चौक कितना होता है 48। आयत का क्षेत्रफल कितना आया 48 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 52, इधर ध्यान दो। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1210 रुपया है। ये क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है। यदि लाभ 10% का हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। देखो यहाँ पर निकालना है क्रय मूल्य। क्या निकालना है क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ की स्थिति में। ठीक, देखो यहाँ बेचने पर लाभ हो रहा है तो आप जितना रुपये में खरीदे हो अर्थात क्रय मूल्य जितना में बेचे उससे कम ही आएगा, जितना में बेचे उससे कम ही आएगा। ठीक है, तो इस नंबर से वैसे सभी ऑप्शन को कम ही दिया गया है। ये 1200 से स्टार्ट है, यहाँ 1000 है, यहाँ 1100 है, यहाँ 1100 है, यहाँ 1000 है। ठीक है, तो वैसे इससे सभी कम ही वैल्यू दिया है। तो प्रतिशत लाभ की स्थिति में निकालना है क्रय मूल्य।
तो जब हमें लाभ होता है तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100/100 प्लस आर। ठीक, जब विक्रय मूल्य निकालोगे तो 100 ऊपर में रहेगा और 100 प्लस आर, या क्रय मूल्य कहानी निकालोगे तो 100 माइनस आर नीचे रहता है। क्रय मूल्य निकालोगे तो ये दोनों नीचे रहता है, बस ये याद रखना। अब फार्मूले में मान रखेंगे, विक्रय मूल्य दिया है 1210 और ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 100 यहाँ लिख देंगे और यहाँ 100 में आर ऐड करो तो आर का मतलब प्रतिशत से है तो 110 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 के पारा में 111 आ जाएगा 11 बार में, और 11 गुणा 100 करेंगे तो 1100। ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से 8 से कौन सी संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा नंबर 8 से डिवाइड होगा? तो 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो 64 होता है। 8 8 जा 64, 8 टाइम में 64 आया और 0 भी है पीछे में 0 रख देंगे, मतलब 8 का टेबल 80 टाइम पढ़ोगे तो 640 आएगा। ऑप्शन बी 8 से पूरी तरह डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 54, 0.3/0.03 प्लस 0.03/0.3 का मान है। ऑप्शन देखो दशमलव में दिया है, दशमलव में दिया है मतलब और बहुत अच्छी बात है। ठीक, देखो कैसे बनाओगे, यहाँ से एक फ्रैक्शन को लो और दशमलव को हटाकर उसको पूर्ण संख्या के रूप में मतलब एक भिन्न के रूप में रखो। यह दशमलव भिन्न है तो पूर्ण संख्या के भिन्न के रूप में रखो। ठीक, कैसे रखोगे देखो, 0.3/0.03 तो दशमलव संख्या का डिवाइड करना सिखाया था, वही चीज़ है। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो मल्टीप्लाई करके नीचे आपको लिखना है। यहाँ पहले से और कोई नंबर है तो मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं रहेगा। जैसे 0.3 है, इसको दशमलव में चेंज करोगे तो ये लिखाएगा 1 0 में पीछे में 0। ठीक है, और ये 0.3 फ्रैक्शन में बन जाएगा 3/10। आ गया समझ में ये? लेकिन इस नंबर इस नंबर को हम नीचे लिखेंगे, लेकिन और कोई नंबर, इसलिए यहाँ पर क्या रखते हैं, मल्टीप्लाई। अब ये वाला जो दशमलव है इसको भिन्न में चेंज करेंगे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद है 2 अंक, दशमलव के बाद क्या है 2 अंक, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 रखो, 1 2 और उसके बाद रखो 1। आ गया समझ में ये? अब दशमलव को हटा दो, ये हट जाएगा, दशमलव बाद ये भी हट जाएगा, सामने में 0 है तो ये भी हट जाएगा। ठीक, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 300/30। ठीक, तो ये वाला दशमलव को हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर। अब इसको भी वैसे सॉल्व करना है, सेम उसी तरीके से, कोई कठिन नहीं है। 0.03/0.3 तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर में रखना है मल्टीप्लाई करके 10 10 क्यों रखेंगे, क्योंकि दशमलव बाद एक अंक है तो 1 0, उसके बाद क्या रखना है 1। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक, तो मल्टीप्लाई नीचे में क्या लिखेंगे 100। ठीक, चूँकि हम यहाँ इसको दशमलव को भिन्न में चेंज किए इसलिए दशमलव हटा देंगे, सामने में 0 ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो ऊपर में मल्टीप्लाई करने पर 30 और नीचे में 300। ठीक, तो यहाँ पर अब लिखो प्लस ये 30 और नीचे में 300। ठीक है, अब इसको दो भिन्न को जोड़ना, एलसीएम की तरह सॉल्व करो तो भी आंसर वही आएगा, या फिर नीचे से ऊपर में डिवाइड करके आंसर लाओ तो भी वही आएगा। और मैं आपको कई बार बोला हूँ आप लोगों को
कि नीचे का नंबर जब भी ऊपर को डिवाइड करे डिवाइड कर सकते हो, आंसर जल्दी निकलता है। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 के पहाड़ा में 30 आया 10 बार में, ठीक है। अब ये प्लस 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, ठीक। अब देखो ऊपर का नंबर नीचे को डिवाइड कर रहा है, ऊपर वाला अपने आप को 1 बार में, नीचे वाली नंबर को 10 बार में। अब क्या करोगे, आंसर दशमलव में देना है तो 10 से अब 1 में डिवाइड करोगे, तो 10 से ये छोटा है तो 0 बार पढ़ोगे, फिर दशमलव लगाओगे और इसके पीछे 0 कर दोगे तो 10 बनेगा, और 10 के पहाड़े में 10 आएगा 1 बार में, ठीक है। तो ये वाला नंबर बना है 10 और प्लस के बाद वाला नंबर बना है 0.1, तो दोनों को जोड़ दो, 10 और 0.1 इसमें जोड़ो तो 10.1 बना आंसर। ऑप्शन किस में है, सी में, कोई कठिन नहीं था। एलसीएम मेथड से बनाते तो भी सेम आ जाता, ये दोनों को जोड़ते तो भी यही आंसर आने वाला था। क्वेश्चन नंबर 55, अभी 54 में जो दशमलव था उसको भिन्न में चेंज किया और वही चीज़ देखो अभी फिर से काम आ गया। 0.042 को भिन्न रूप के निम्नतम पदों में लिखिए। पहले इसको भिन्न में चेंज करना है, उसके बाद निम्नतम मतलब होता है सरलतम रूप में बदलना। तो 0.342 फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 0 रखो, 1 2 3 और यहाँ पर 1 और इसको हटा दो, ठीक है। अच्छा, यही ऑप्शन में भी मिल गया, मतलब निम्नतम में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और चलो एक बार निम्नतम में भी चेक करके देख लेते हैं क्योंकि निम्नतम बोला है ना। यदि निम्नतम वाला रूप इसमें से नहीं दिया रहेगा तो ए को ही आंसर मानेंगे, ए की तरह ये मैच हो गया है कि नहीं, लेकिन निम्नतम रूप पूछा गया है। यदि इसका निम्नतम रूप ऑप्शन में इधर नहीं दिया है तो ए को मानेंगे और निम्नतम रूप यदि मैच हो गया तो उसी को आंसर मानेंगे। दोनों किससे डिवाइड है, बड़ा से बड़ा नंबर, दोनों को डिवाइड करने वाला बड़ा से बड़ा नंबर 2, ठीक। तो 342 को भी 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, माइनस करने पर 1 और 2 7 जा 14, माइनस करने पर 0 और ये 2 1 जा 2, ठीक है। ऊपर मिला 171। अब नीचे वाले नंबर 2 से 1000 में भाग करेंगे 500 आएगा। तो देखो हाँ, निम्नतम रूप मैच हो रहा है, इसलिए ए को नहीं मानेंगे, बी को आंसर मानेंगे, ठीक है। ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप होगा। यहाँ पर परिमाप पूछा जा रहा है वर्ग का, किसका परिमाप पूछा जा रहा है, वर्ग का। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो जब तक आपको भुजा नहीं मिलेगा तब तक आप 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो पहले क्या पता करना पड़ेगा, भुजा, और भुजा पता करने के लिए यहाँ पर दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, एरिया दे रखा है। तो जब वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 64 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका जब भुजा निकालते हैं तो भुजा निकलता है इसके क्षेत्रफल से। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे बनता है बताओ, भुजा गुणा भुजा करने पर। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे बनता है, भुजा गुणा भुजा करने पर। मतलब इसमें 2 भुजा आपस से मल्टीप्लाई होकर ये नंबर बनाया है। तो इसमें से एक भुजा पता करने के लिए क्या करोगे, इसी भुजा से, यदि भुजा पहले से दे रखा है इसका एक भुजा इतना है तो ऐसे भी आंसर मिल जाएगा भुजा, क्योंकि पहले से बता दिया। और नहीं दे रखा है तो देखो यहाँ पर भुजा गुणा भुजा है, मतलब सेम उसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 16। तो यहाँ पर ये संख्या वर्ग है कि नहीं, तो यहाँ पर वर्ग का जब भी क्षेत्रफल दिया है मतलब वह कोई संख्या का वर्ग है।
क्योंकि इसमें उसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करके क्षेत्रफल प्राप्त किया जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया मतलब कोई संख्या का वर्ग दिया है। तो 64 कौन सी संख्या का वर्ग है बताओ? 8 का। किसका है? 8 का। तो भुजा कितना निकला? 8। अब क्या पूछा है? परिमाप। क्या पूछा है? परिमाप। तो भुजा हमें मिल गया 8 और वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। तो 8 चौक 32, तो 32 सेंटीमीटर आया आंसर। ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। देखो कौन सा क्रम बोला है? आरोही। आरोही, आ का मात्रा है, आ है मतलब इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। और एक होता है अवरोही, तो इसको घटते क्रम में लिखते हैं। अब संख्या होता तो और आसान था बढ़ते क्रम में लिखना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो कैसे बनाओगे। देखो यहाँ तो सभी में हर एक जैसा है, तो इसका अलग ट्रिक होता है। बट एक ऐसा चीज़ जो सबके लिए काम आए, नीचे में कुछ भी हो ऊपर में कुछ भी हो, और उसे आरोही क्रम में चेंज करना है या अवरोही क्रम में, तो क्या करोगे? हमेशा नीचे वाले नंबर से ऊपर में डिवाइड करना, कम से कम दशमलव के 1 अंकों तक। ठीक, कभी कभी नहीं होगा तो 2 अंकों तक लेकर सॉल्व करना है। ठीक, तो अभी हम सॉल्व करेंगे, सभी को दशमलव में चेंज करेंगे। 1 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम, माइनस करेंगे 1, यहाँ दशमलव यहाँ पर ये, तो 8 1 जा 8, 1 टाइम पढ़ेंगे, फिर माइनस करेंगे 2 बचेगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 8 2 जा 16। ठीक, तो इसका वैल्यू आया है 0.12। अब हम 5 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 का टेबल 0 टाइम, माइनस करेंगे 5, दशमलव लगाएंगे, यहाँ इस नंबर को लिखेंगे, तो 8 पंचे 40 और 8 छक्का 48, 6 बार पढ़ेंगे, माइनस करने पर 2 बचेगा और फिर से एक 0 बढ़ा देंगे और 8 2 जा 16। ठीक है, तो इसका वैल्यू अभी 0.62 है। अब 3 में 8 से डिवाइड करोगे, ठीक, तो 8 का टेबल हम पढ़ेंगे 0 टाइम, माइनस करने पर 3, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0। ठीक, और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 बार माइनस करने पर कितना हो जाएगा? 10 में 4 माइनस 6 और ये 0, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, ये 7 बार माइनस करने पर कितना बच जाएगा? 4। ठीक है, तो दशमलव के 2 अंकों तक हमने लिया है। अब बढ़ते क्रम में रखेंगे तो देखो किसमें बड़ा संख्या बना? इन तीनों में बड़ा संख्या ये वाला नंबर है। ठीक है, तीनों में बड़ा वाला नंबर ये है, तो ये वाला फ्रैक्शन कैसे लिखाएगा? 5/8। उसके बाद कौन बड़ा है? ये वाला नंबर है। ठीक है, अच्छा बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे, सबसे छोटा ये नंबर है, छोटा से बड़ा करते जाएंगे, है ना। तो सबसे छोटा है ये वाला नंबर 1/8। अगला नंबर पर छोटा, इसके बाद जस्ट बड़ा कौन है? ये वाला 3/8। बढ़ते क्रम में चिन्ह ऐसे आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 5/8। ये आ गया समझ में? हाँ, अब ट्रिक को बता रहा हूँ। यदि नीचे में नंबर एक जैसा है, नीचे का नंबर यदि एक जैसा है, ठीक है, तो बहुत ही आसान है। नीचे का नंबर एक जैसा है तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह नंबर सबसे छोटा होगा। नीचे का तो एक जैसा है, तो ऊपर में जो नंबर सबसे छोटा है वही भिन्न सबसे छोटा। तो यहाँ 1 है इसलिए सबसे छोटा ये है, यहाँ 3 है दूसरे नंबर पर ये छोटा है, और लास्ट में फिर ये आ जाएगा। ठीक, तो बढ़ते क्रम में क्या करते हैं? छोटा से बड़ा क्रम में लिखते जाते हैं, इसे बोलते हैं बढ़ते क्रम। छोटा से बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्रम कौन से ऑप्शन में है?
डी में है, तो डी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है। व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी बताना है। ठीक है, देखो एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा 5 मिनट में 600 मीटर लंबा पुल को 5 मिनट में पार करता है, और यहाँ पर इसका गति को बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, मतलब एक चाल को दूसरी चाल में चेंज करना है। तो यहाँ पर पहला चाल पता करेंगे। यहाँ चाल पता हो रहा है क्या? नहीं। चाल मतलब क्या होता है? यूनिट इकाई में तय की गई दूरी। ठीक, तो यहाँ 5 मिनट में दूरी पता है, तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा यह हमें पहले निकालना है। तो क्या करेंगे? पहले चाल निकालेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 600 मीटर और समय है 5 मिनट। तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ रहा है ना? 120 आ जाएगा। ये 12 बार में डिवाइड हो जाएगा 5 से, और 0 पीछे। तो 120 किलोमीटर प्रति मिनट आया, अर्थात 1 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब आपको गति बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। गति बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसका मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा में 1 किलोमीटर की दूरी कितना तय करेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है? ये किलोमीटर को किलोमीटर में ही रखने देना है, और घंटा को, यहाँ मिनट है उसको चेंज करना है घंटा में। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, ये मीटर में है, ये मीटर में रहेगा। हाँ, अब ठीक है। तो ये मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में, और मिनट को चेंज करना है घंटे में। ठीक, तो क्या करोगे? मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 मीटर से भाग करते हैं, और मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 मिनट से भाग करते हैं। ठीक, अब क्या करोगे? दोनों के, ये दोनों फ्रैक्शन का आपस में डिवाइड करोगे, तो नीचे वाली नंबर का ऊपर से मल्टीप्लाई या ऊपर का नीचे से, और ये हर वाली नंबर का दूसरे फ्रैक्शन के अंश वाले से मल्टीप्लाई। तो 120 मल्टीप्लाई 60 बाई 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ऑप्शन किस में है? दशमलव में है ना? तो पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। 12 पंचे 60 और 12 छक्के 72, 72 भाग 10। तो 10 से भाग करेंगे तो यहाँ आकर दशमलव लग जाएगा, 7.2 आंसर। ठीक है, तो इसका किलोमीटर प्रति घंटा में चाल हुआ 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, इसे भी हम दो सरल तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है जो कॉमन है, मिश्र भिन्न को अनुचित में चेंज करना। ये वाला मिश्र भिन्न संख्या और ये वाला मिश्र भिन्न संख्या, इसको अनुचित में चेंज करो। ठीक है, तो 5 का टेबल 4 टाइम 20, 20 में 2 ऐड करो, 22/5। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस लिखो। 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 11/5 बने। अब माइनस करोगे तो नीचे में यदि नंबर एक जैसा है, नीचे में नंबर एक जैसा है तो और बहुत अच्छी बात है, एलसीएम 5 ही आएगा, और ऊपर को बस माइनस करो। तो 22 में 11 माइनस करो, 11 बचा। और आंसर मिश्र भिन्न में दिया है तो 11 में 5 से डिवाइड करो। 10 आया 2 टाइम में, माइनस करने पर कितना बचा? 1। अब इसे मिश्र भिन्न के रूप में लिखो,
तो होल नंबर 2, रिमाइंडर नंबर 1, डिवाइजर नंबर 5, 2 होल 1/5। ऑप्शन किस में है? ए में है। अब दूसरा तरीका जो इससे भी ज़्यादा सरल है, ध्यान दो इधर। अच्छा, इसको भी रहने देता हूँ। इसका एक दूसरा तरीका है, वो भी आसान है। देखो क्या करोगे, ये होल नंबर है और ये भी होल नंबर है कि नहीं? ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और दोनों में माइनस का चिन्ह है। तो 4 में 2 माइनस कर दो, ठीक है? 4 में 2 माइनस करो, कितना आया? 2। और फिर क्या बच गया? चलो यहाँ लिखते हैं 2, और क्या बच गया है? 2/5 माइनस 1/5, है कि नहीं? तो ये तो होल नंबर है, यहाँ लिखाएगा, और इसको सॉल्व करके यहाँ लिख देंगे। तो नंबर एक जैसा है, एलसीएम यही आएगा। 2 में 1 माइनस कर दो, 1, तो 1/5 यहाँ लिख दो, तो भी आंसर आया सेम। क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है। एक विक्रेता 6 रुपये के 4 की दर से संतरे खरीदता है। इसका कहने का मतलब ये है कि 6 रुपये में 4 संतरा खरीद रहा है, तथा 8 रुपये के 5 की दर से संतरे बेचता है, और यह 8 रुपया में 5 संतरे बेच रहा है। 50 संतरे बेचने पर उसका लाभ या हानि है। अब जब वो 50 संतरा बेचेगा तो उसको लाभ होगा कि हानि, वह बताना है कितने रुपये का लाभ या हानि हुआ। तो क्या करोगे, यहाँ पर एक संतरे को कितने रुपये में खरीदा यह पता करना है। तो क्या करोगे, रुपये में 4 संतरे से इसमें क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है? तो 6 में 4 से डिवाइड करोगे, 0 टाइम, माइनस करने पर 6, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 टाइम पढ़ेंगे, है ना? माइनस करने पर 2, यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ पर 0, और 4 पंचे 20, ठीक? तो 1.5 रुपीज़ ये क्या कहलाया, इसका क्रय मूल्य। ये लिखना जरूरी था, यही मैं बोल रहा था कि जब डिवाइड करोगे तो कौन सा मूल्य है लिखना है। अब यहाँ से ये पता चल गया कि एक संतरे का कीमत कितना है, 1 रुपया 50 पैसा। ये 5 के पीछे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0। तो दशमलव के पहले रुपया को दर्शाएगा, दशमलव के बाद वाला पैसे को। 1 रुपया 50 पैसे में एक संतरा को खरीदा, और बेचा कितना में? तो विक्रय मूल्य पता करेंगे, 8 रुपये में 5 संतरे से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो 8 में 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, माइनस करने पर कितना बचेगा, 3। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0, और 5 छक्का 30, ठीक? तो यहाँ पर दशमलव के पहले है, इसका मतलब 1 रुपया, और ये 6 के सामने कुछ नहीं, मतलब 0 होता है, तो ये 60 पैसा। ये क्या बना, इसका विक्रय मूल्य, ठीक? अब देखो, एक संतरे को 1 रुपया 50 पैसे में खरीदा, और एक संतरे को बेच रहा है 1 रुपया 60 पैसे में, ठीक है? और कितना संतरे बेचेगा, 50 संतरे बेचने पर उसका लाभ या हानि कितना होगा? कितना संतरा बेचेगा वो? 50 संतरा। पचास संतरे को बेचने पर कितने रुपये का लाभ होगा, यह जानने के पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि जब एक संतरा को उसने बेचा तो कितने रुपये का उसको लाभ हुआ, वह पहले जानोगे। उसके बाद फिर बताओगे कि 50 संतरे को बेचने पर कितने रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ पर देखो, कम में खरीदा जा रहा है और ज़्यादा में बेचा जा रहा है, ठीक? तो यहाँ पर हो रहा है लाभ। लाभ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1.6 माइनस 1.5, तो 1 ये 0 हो जाएगा, 0.1, ठीक? इतने रुपये का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। तो पॉइंट के बाद 1, इसका मतलब 10 पैसे का लाभ हो रहा है।
तो एक संतरे को बेचने पर उसको 10 पैसे का लाभ हो रहा है, 50 संतरा बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा पता करना है। ठीक है, तो 0.1 मल्टीप्लाई 50 करोगे। ठीक है, तो कोई भी टेबल का 1 टाइम पढ़ने पर सेम वही नंबर होता है, 50 का 50 लिखोगे। और यहाँ पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है, तो पीछे से एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगाओगे तो 5 रुपये का लाभ हुआ। यही है इसका आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आप सॉल्यूशन सही निकालो। ठीक है, एग्ज़ाम में सही होगा, इसमें भले से हो गया है। तो मान लेते हैं सी में एक ऑप्शन बना लेते हैं 5 रुपये का लाभ, और ऑप्शन डी बना लेते हैं 5 रुपये का हानि। ये ठीक, तो ऑप्शन सी हम मान लेंगे, बट आप सॉल्यूशन सही बनाओ, सॉल्यूशन के आधार पर आपको नंबर देंगे।